स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट जब आप सारी कर लोगे, मतलब ऐसे करके नोट्स बना के मैं एक एक करके बता दूंगी, फिर आपके क्वेश्चन में जो भी एडजस्टमेंट आएंगी वो यही आएंगी सारी। आउटस्टैंडिंग हम क्यों ऐड करते हैं या प्रीपेड हम क्यों लेस करते हैं, मैं बता देती हूँ। जैसे हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है वो पूरे साल का हम निकालते हैं एक्चुअल, कि हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, ठीक है, या हमारी कितनी असेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज़ हैं, किसको पेमेंट करना है, कितने हमारे एसेट्स हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अभी हमारा जब प्रॉफिट, हमारे पास कुछ इनकम ऐसी है जो नेक्स्ट ईयर की आ गई, ठीक है, एडवांस में पेमेंट्स आ गई, या कुछ ऐसी पेमेंट्स हैं जो एडवांस में हमने पेमेंट कर दी, वो इस ईयर की नहीं है, नेक्स्ट ईयर के लिए हमने पेमेंट कर दी। जैसे प्रीपेड मतलब जो नेक्स्ट ईयर का था वो हमने अभी पे कर दिया, ठीक है। या फिर हमारे पास कुछ ऐसे अमाउंट हैं जो कि हमें पेमेंट करना है लेकिन अभी तक किया नहीं है। पूरे साल के अंदर जो हमारे ऊपर पेमेंट ड्यू है वो हमें पेमेंट करनी है लेकिन हमने नहीं की है, तो वो हमारी क्या है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। तो इसीलिए हम कुछ ऐड करते हैं, कुछ लेस करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग क्यों हम ऐड कर रहे हैं, जैसे कि सैलरी है, सैलरी हमें पूरे साल के अंदर हमें मान लीजिए 12,000 देनी है, ठीक है, लेकिन हमने 11,000 ही दी है, तो 1,000 हमें मान के चलना है कि वो हमें पे करना है, ऐसा नहीं है वो छोड़ दिया एम्प्लॉय ने, वो सैलरी वो लेगा, ठीक है। तो जो भी हमारी स्टेटमेंट के अंदर प्लस माइनस हो रहे हैं वो उसी ईयर के हैं, ना कि वो नेक्स्ट ईयर के या प्रीवियस ईयर के। हमें सिर्फ करंट ईयर की एडजस्टमेंट्स को ऐड करना है, लेस करना है। जैसे कि आउटस्टैंडिंग है, हमारी सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड होती है प्रॉफिट एंड लॉस में और लाइबिलिटी साइड में जाती है। या वेजेस है, इंटरेस्ट है, रेंट है, ये सारे के सारे, या फिर सैलरीज हैव बीन पेड फॉर 11 मंथ्स, तो 11 मंथ्स की पे की गई है, 1 मंथ की नहीं पे की। तो जो 1 मंथ की पे नहीं की, ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय नहीं लेगा, वो यहाँ पर आपको पे करना है, इसीलिए वो स्टेटमेंट में शो हो रहा है। तो ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भी पे होनी है 1 मंथ की। 11,000 पे कर दी, 1,000 रह गई, तो वो 1,000 हमने यहाँ पे ऐड करके दिखा दिया P&L में कि 1,000 की आउटस्टैंडिंग है, और हमने इसको लाइबिलिटी साइड में डाल दिया क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है, हमें पेमेंट करना है, ठीक है। इसी तरह से प्रीपेड एडजस्टमेंट में क्या होता है, ऐसे एडजस्टमेंट जो नेक्स्ट ईयर के हैं लेकिन हमने इसी ईयर में पे कर दिए, पेमेंट हो गई पहले ही, एडवांस पेमेंट कर दी, ठीक है। एडवांस पेमेंट या प्रीपेड, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड वेजेस या रेंट, कोई भी चीज़ है जो भी हमने एडवांस पे कर दिया, वो कहाँ पे माइनस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, उस अमाउंट में से जो अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई है ऊपर स्टेटमेंट के अंदर और नीचे एडजस्टमेंट में दी हुई है, वो एडजस्टमेंट वाली अमाउंट क्या करेंगे, उस स्टेटमेंट वाली अमाउंट में से माइनस करके, मतलब टोटल जो आपका इंश्योरेंस दिया गया है उसमें से माइनस करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और एसेट्स में हमारा कहाँ जाएगा, एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। तो इस तरह से प्रीपेड हमारा माइनस होगा P&L में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा। एसेट साइड में क्यों जा रहा है, क्योंकि ये हमारा एक तरह से ऐसा अमाउंट है जो हमें नेक्स्ट ईयर पे करना था पे, लेकिन हमने उसको क्या किया, एडवांस में पे कर दिया। तो वो हमारा एसेट्स क्यों है तो वो हमारी अमाउंट का पार्ट। सपोज हमने अगर वो पे नहीं किया होता, मान लो हमारे पास 100 रुपीज़ हैं, तो वो हमारे पास 100 ही होते, लेकिन अब हमने 10 रुपीज़ उसमें से माइनस कर दिए। क्यों, क्योंकि हमें नेक्स्ट ईयर का पेमेंट इसी बार कर दिया, तो हमने वो 90 रुपीज़ हमारे पास रह गया, लेकिन हम उसको मान रहे हैं कि वो हमारा 100 ही है। क्यों 100 है, क्योंकि उसमें से 10 रुपीज़ हमने जो पे करे हैं वो नेक्स्ट ईयर वाले पे किए हैं, लेकिन हम इसलिए हमने उसको यहाँ P&L में लेस करके दिखा दिया, क्योंकि हम एक्चुअल वाला दिखा रहे हैं। P&L में हमने उसको क्या किया, प्रीपेड को लेस कर दिया और एसेट साइड में वो हमने उसको दिखा दिया। एक्रूड इनकम है, एक्रूड इनकम और अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। एक्रूड इनकम कौन सी इनकम होती है, जो हमने कमा तो ली है लेकिन वो अभी तक हमारे पास आई नहीं है, येट टू रिसीव है या नॉट रिसीव है। मतलब नॉट रिसीव मतलब अभी हमें रिसीव नहीं हुई है, हमने अर्न कर लिया। मान लो कि कोई रेंट है, रेंट वाला जो है उसने, हमें पता है वो रेंट पूरे साल का एक साथ देगा, ठीक है, तो वो हमें पता है, वो हमने अर्न कर लिया क्योंकि वो हमारे यहाँ रहने आ गया, तो वो हमने अर्न कर लिया, लेकिन वो हमें भी रिसीव नहीं हुआ। रिसीव जब वो होगा, लेकिन वो हमारी क्या है, स्टेटमेंट में किस तरह से एडजस्ट होगा कि हमारा एक्रूड इनकम, वो हमारी इनकम तो है, वो हमारे P&L साइड में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि सारी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जाती है, तो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। जितना भी हमारा इनकम होगा, कमीशन है, कमीशन में वो कमीशन ऐड हो जाएगा। मैं कमीशन की बात कर रही हूँ, पहले मैं रेंट की बात कर रही थी, वो एग्जाम्पल था। तो हमारा एक्रूड इनकम क्या रहेगी, जैसे कमीशन है, कोई कमीशन हमारे पास है और कुछ कमीशन ऐसा है जो हमारा अर्न हो गया, ठीक है, लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ, तो कमीशन में ऐड होके हमारा प्रॉफिट एंड लॉस साइड में किधर, क्रेडिट साइड में चला जाएगा और असेट साइड में चला जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि हमारी इनकम है, हमारी असेट्स इंक्रीज हो रही है, तो हमारा असेट साइड में चला जाएगा।
डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन हमारी जो भी असेट्स है उसमें कोई भी कमी आ रही है तो उसकी वैल्यू कम हो रही है तो वो भी हमारी कहाँ जाती है, एक तरह से हमारा लॉस है। और बिजनेस हमारा क्या मतलब, हमारे से मतलब होता है हम अपने बिजनेस का स्टेटमेंट बनवा रहे हैं या बना रहे हैं, ठीक है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए हमें एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब साल के लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं हमें, मतलब बिजनेसमैन को। तो बिजनेसमैन हम ही हैं, आप ये अज्यूम कर लो। कुछ लोग बोल रहे थे ना मैम हम अपने आप को क्या अज्यूम करें, हम अपने आप को बिजनेसमैन अज्यूम कर रहे हैं और अपने बिजनेस का स्टेटमेंट बना रहे हैं या बनवा रहे हैं अकाउंटेंट से। तो वो ये सब सारी एडजस्टमेंट जा रही है हमारे स्टेटमेंट में। तो हमने कोई चीज़ खरीदी है तो उसमें कोई भी वैल्यू उसकी कम हो रही है तो वो हमारा लॉस है। तो ये असेट्स हैं, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्स्ड असेट्स, उन पे पूरे साल में जो भी डेप्रिसिएशन लगा है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। और एसेट्स में कहाँ जाएगा? जो भी मशीनरी मान लो 1 लाख की है उस पर 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा, एडजस्टमेंट में लिखा है डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीनरी, तो 1 लाख की मशीनरी है उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एसेट साइड में? 1 लाख माइनस 10,000 बाहर निकल के आ जाएगा 90,000, ठीक है। इसी तरह से फर्नीचर है, फर्नीचर 5,000 का है उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगा, तो 5,000 का 10% 500 हो गया, तो वो 500 तो इधर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। और बैलेंस शीट में हमारा एसेट साइड में 5,000 माइनस 500 इज इक्वल टू 4,500। इसी तरह से फिक्स एसेट्स, कोई भी एसेट्स होगी डेप्रिसिएशन सब पे एक ही तरह से लगेगा और उसकी एडजस्टमेंट कहाँ जाएगी? 2 जगह जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में और एसेट साइड में उसकी टोटल अमाउंट में से माइनस हो जाएगा। इसी तरह से अनअर्नड इनकम, अनअर्नड ऐसी इनकम जो हमने अभी तक अर्न नहीं की है लेकिन वो हमारे पास पहले ही उसका पेमेंट आ गया, ठीक है। तो वो हमारा क्या है? वो हमारी इस साल की इनकम का पार्ट नहीं है, वो हमारी नेक्स्ट ईयर की इनकम का पार्ट है। हमने अर्न नहीं की है और हमारे पास वो रिसीव हो गई है, रिसीव्ड इन एडवांस, वो एडवांस में रिसीव हो गई है, तो वो करंट ईयर का नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का है, वो हमें इसी साल मिल गया। तो अब हमें तो इस साल का करंट ईयर का हमें स्टेटमेंट बनाना है, तो हमें उसकी कोई नीड नहीं है, वो हमारी इनकम है बट वो नेक्स्ट ईयर के स्टेटमेंट में आएगी, वो इस साल के स्टेटमेंट में नहीं आएगी। तो इसके लिए हम उसको क्या करेंगे? जो रेंट रिसीव हुआ है एडवांस में, सॉरी रेंट जो है हमें रिसीव हुआ है बट अर्न नहीं किया हमने, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में जो अमाउंट है, मान लो रेंट हमारे पास लिखा है 10,000 का, ठीक है, और उसमें हमारा जो अनअर्नड इनकम है, जो हमने कमाई नहीं है, बस हमें रिसीव हो गई वो क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर की है, तो उसको हम उस अमाउंट में से माइनस कर देंगे। रेंट 10,000 माइनस 1,000 हमारा ऐसा इनकम है जो हमें एडवांस में रिसीव हुआ है, तो 10,000 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 9,000, तो वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, क्रेडिट साइड में माइनस होगा क्योंकि वो इस साल का नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का है। हमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की चीज़ें रखनी है इसके अंदर, वो चाहे ऐड हो रही हैं या माइनस हो रही हैं, वो सिर्फ करंट ईयर की है। कोई भी एडवांस पेमेंट आ गया हमारे पास नेक्स्ट ईयर वाला, वो माइनस हो जाएगा, कोई भी अगर देना बाकी है यानी ड्यू है तो वो ऐड हो जाएगा क्योंकि वो उसी साल का ड्यू है हमारा। तो भाई जो पेमेंट्स ड्यू हैं उसी साल की वो ऐड होंगी क्योंकि वो हमारी देनी है, अभी हमें पेमेंट्स करनी है, लेकिन जो हमारे पास एडवांस आ गया है वो हमारी माइनस हो जाएंगी, या जो हमने एडवांस में पेमेंट्स कर दी हैं वो माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी साइड का पार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा इधर से इनकम में से क्या है, क्रेडिट साइड में हमने लिखा था लेस करके, और उधर हमारा ये लाइबिलिटीज़ है क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का है, इस साल का नहीं है। अब हमारा जैसे मान लो आपका ये वाला क्वेश्चन है, मैं बुक से ही बता रही हूँ डायरेक्ट, ये वाली एडजस्टमेंट है, जैसे स्टॉक है आपका कितना है 24,000 का, वेजेस अभी हम सारी एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी मैं जैसे बताती जाऊंगी जो उसी की सिर्फ मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है। अभी मैंने स्टॉक का नहीं बताया है, अभी आगे आपको प्रोविजंस भी आएंगे, बैड डेट्स भी आएंगे और CGST SGST भी आएंगे, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग टाइप की आएंगी, वो सभी क्वेश्चन में तभी बताऊंगी जब मैं उसके एडजस्टमेंट बताऊंगी। अभी मैंने आपको आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वगैरह बताया, डेप्रिसिएशन बताया। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग आप देखो इसमें कैसे लिखा है, यहाँ पर 3,000 की है, वेजेस कितनी है आउटस्टैंडिंग, अमाउंट 3,000। तो अब ये वेजेस क्या करेंगे, इस वेजेस का यहाँ पर देखो आप, वेजेस की अमाउंट 42,000 ये क्वेश्चन में दे रखा था, इतना वेजेस है और इतना अभी अमाउंट ड्यू है, देना बाकी है, 3,000 का पेमेंट अभी रह गया है। तो 42 प्लस मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, तो 42,000 में 3,000 ऐड करा तो 45,000 हो गया।
अब यहाँ पर सैलरी हो गया, सैलरी हमारा कितना है आउटस्टैंडिंग 2500 का। सैलरी हमारी टोटल थी 27,500 प्लस इसमें क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 27,500 में 2,500 हमने ऐड कर दिया तो 30,000 आ गया। प्रीपेड इंश्योरेंस, मैंने प्रीपेड आपको बताया था, प्रीपेड यानी कि जो चीज़ें एडवांस में पेमेंट हो गई, नेक्स्ट ईयर का था, इस साल हमने पेमेंट कर दिया उनका, तो वो हमारे इस अकाउंट का पार्ट नहीं है, हमारी स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, इसलिए उसको हमने माइनस कर दिया, हटा दिया। ठीक है, तो हटाने के लिए हमने क्या किया, इंश्योरेंस हमारा था 1500 का, उसमें से लेस कर दिया प्रीपेड इंश्योरेंस 300 का, तो हमारा 1200 इधर आ गया। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 5% एंड फर्नीचर पे कितना है, 20% है। ठीक है, तो इसका अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो कि मशीनरी हमारी कितनी थी और फर्नीचर हमारा कितना था। ये हमारे स्टेटमेंट के अंदर है दिया हुआ, ये है प्लांट एंड मशीनरी 90,000, फर्नीचर हमारा है 8,000 का। तो इस पे आप डेप्रिसिएशन लगा दो 90,000 और 8,000 पे। 90,000 का हमारा कितना है 5%, ठीक है, और इधर हमारा 4,500 आ जाएगा और दूसरा हमारा 20,000 है, तो ये हमारा 1,600 आ जाएगा। तो दोनों के दोनों डेप्रिसिएशन एक साथ ऐड करके भी लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना आ गया, प्लांट एंड मशीनरी का 4,500 आ गया और फर्नीचर का हमारा आ गया 1,600, तो टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 6,100। तो ये सारी एडजस्टमेंट 2 जगह पर आपकी 2 प्लेस पर है। कैसे हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है और एक बैलेंस शीट में, 2 जगह इनकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ऐड करा, प्रीपेड लेस करा, हमने डेप्रिसिएशन को दिखा दिया डायरेक्ट ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में। अब ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट में कहाँ जाएंगी, मैंने बताया था जो आपका आउटस्टैंडिंग है वो बैलेंस शीट के क्रेडिट इधर लाइबिलिटीज़ में जाएगा। प्रीपेड हमारा एसेट्स है, वो हमारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी ये लिखा 2,500 का और आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारा ये लिखा 3,000 का। ठीक है, तो 3,000 आ गया, 2,000 आ गया। अभी इसमें आप देखेंगे डेप्रिसिएशन कैसे निकाला है। डेप्रिसिएशन हमारा टोटल हमारा अमाउंट था इसका 8,000, फर्नीचर फिक्चर का 8,000, इसमें से लेस कर दिया भाई इतनी अमाउंट थी, इतना कम हो गई, वैल्यू कम हो गई कितनी, 1 पूरे साल में ये चला, फर्नीचर यूज़ हुआ, प्लांट एंड मशीनरी यूज़ हुई, तो इनमें कितनी कितनी कमी आई, 8,000 की वैल्यू वाला इसमें से लेस करके रह गया 6,400 का, और 90,000 वैल्यू वाली मशीनरी में से 4,500 की जो वैल्यू कम हुई, कमी आ गई, उतना यूज़ हो गया वो, तो अब कितनी वैल्यू की रहेगी मशीनरी, 85,500 की। तो